हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, सीईटी एग्ज़ाम के लिए या राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर जनरल साइंस आती हो, उन सभी के लिए जो सिलेबस रहता है उन सभी टॉपिक्स को मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। और मेनली हम सिलेबस ध्यान में रख रहे हैं एलडीसी, और एलडीसी के अंदर भी अब तो जो है दोस्तों, आपने अगर सीईटी 12th लेवल का सिलेबस देखा हो तो आपने देखा होगा कि वही सिलेबस उठा के दिया है जो एलडीसी का सिलेबस हुआ करता था। जनरल साइंस के वही टॉपिक्स उठा करके आपको दे दिए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी बता दूं दोस्तों कि हमने ऑलरेडी जनरल साइंस की क्लासेस और मैथ्स की क्लासेस पहले से लगा रखी थी। इस वजह से अपनी मैथ्स और साइंस का 50% सिलेबस यूट्यूब पर अपलोडेड है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन आज पहले से थोड़ा सा सिलेबस को जानेंगे कि आखिर में जो सीईटी 12th लेवल का होने वाला है फरवरी में, उसका सिलेबस किस प्रकार का है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके हट गए हैं, वो आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले अपने टॉपिक दे रखा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में आपको पढ़ना है। ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं पढ़नी है और उत्प्रेरक के बारे में पढ़ना है। ये आपका एजिटिव पॉइंट एलडीसी के सिलेबस में भी था। धातु, अधातु और जो उप धातु होते हैं उन सभी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि धातु और अधातु पढ़ते हैं तो उसके साथ उसको पढ़ना ही चाहिए। साथ ही साथ इनके प्रमुख जो यौगिक है उनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। और सामान्य जीवन में जो प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अपने मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है, ऐसे ही अपने पास में आयरन जो है अपने कॉपर सल्फेट हो सकता है। इस प्रकार के कुछ उपयोगी जो एलिमेंट्स हैं, या फिर आपने धवन सोडा हो सकता है, ठीक है, कास्टिक सोडा जो होता है, उस प्रकार के ये कुछ चीज़ें आपसे जो है पूछी जा सकती है। तो वो चीज़ें भी आपके जो है इसी सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाली कुछ यौगिकों में गिनी जाती है। उसके बाद में कार्बन और कार्बन के जो महत्वपूर्ण यौगिक है उनके बारे में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, कार्बन के अपर रूपों के बारे में पढ़ना है, यानी हीरे के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, फ्लोरीन के बारे में, ठीक है। फिर आपके साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ना है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के बारे में पढ़ना है, और CNG गैस के बारे में और बहुलक के बारे में पढ़ना है। तो ये पूरा 3 जो टॉपिक है ये केमिस्ट्री के हैं। किसके हैं? केमिस्ट्री के हैं, यानी कि आप कह सकते हो रसायन विज्ञान का ये पोर्शन रहने वाला है। इस रसायन विज्ञान के बाद में 2 टॉपिक दिए गए हैं फिजिक्स से, यानी भौतिक विज्ञान से। एक है प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ। 2 नियम है, ये कुछ नहीं है। लेंस के प्रकार पढ़ने हैं, दृष्टि दोष क्या होता है और उसका निवारण कैसे किए जा सकते हैं, यानी जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं जो आपकी आंखों के अंदर होते हैं ना, निकट दृष्टि दोष, न दूर दृष्टि दोष, न मायोपिया, उनके बारे में आपको पढ़ना है और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष में आप कौन सा लेंस लगवाएंगे, आपका जो है अगर दूर दृष्टि दोष है तो आप कौन सा लेंस लगवाएंगे, क्यों लगाते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर। फिर आपको पढ़ना है अंतरिक्ष की और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी जो अंतरिक्ष है यानी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT के बारे में आपको पढ़ना है। भारत का जो अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम है, यानी स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, जो प्रोग्राम्स इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं या जो चल रहे हैं या क्या प्रगति है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। करंट से रिलेटेड है ये वैसे। और सूचना प्रौद्योगिकी, तो ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब यही है कि आपका कंप्यूटर वगैरह कहाँ कैसे यूज हो रहा है, ईमेल क्या होती है, जीमेल क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन कौन से ऐप आ गए हैं, ये सब चीज़ें जो है नई वो पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में पोर्शन आ जाता है आपके किसका दोस्तों, तो उसके बाद में 3rd नंबर पर आपके आ जाता है बायोलॉजी। ये जो है फिजिक्स थी, ठीक है, ये क्या थी, फिजिक्स। और फिर आ जाता है अपने बायोलॉजी का पोर्शन। तो बायोलॉजी में है आनुवांशिकता से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत और मनुष्य में लिंग निर्धारण। ये ऑलरेडी बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीटली एक एक इसका पॉइंट
यूट्यूब पर हमारी जनरल साइंस की प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप जा कर के देखिए, आपको पता चल जाएगा। एक एक क्वेश्चन और एक एक ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए बायोलॉजी के अंदर ही पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंटल स्टडी, जिसकी अभी क्लासें चल रही थी, एनवायरमेंटल स्टडी कंप्लीट हो चुका है। इसकी संरचना के बारे में, ऊर्जा प्रवाह के बारे में और पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के बारे में बता दिया। जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में बता दिया। सामान्य जानकारी बायोटेक्नोलॉजी की ये थोड़ा सा रह गया है, बायोटेक्नोलॉजी की जनरल इन्फॉर्मेशन और नए पादपों का जो परिवर्तन वगैरह है, ये थोड़ा सा मैं करंट के इश्यूज को इंक्लूड करते हुए करवाऊंगा, इसलिए इसको अभी अपन ने बाकी रखा है। बाकी ये जो है पर्यावरण अध्ययन भी कंप्लीट हो चुका है। जंतुओं का और पादपों का आर्थिक महत्व मैंने आपको बता दिया था कि मेरी क्लास अटेंड कर लीजिए। उसके बाद में 10th क्लास की जो RBSE की बुक्स है उसके अंदर बहुत इसके बारे में अच्छी जानकारी दे रखी है, आप वहाँ से भी एक बार इसे ज़रूर पढ़ लें। फिर ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। कौन? ये रक्त समूह के बारे में, रक्ताधान के बारे में, RH फैक्टर कंप्लीट हो चुका है। फिर रोगाणु और मानव स्वास्थ्य, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य और मानव रोग के कारण और निवारण, ये सब कुछ कंप्लीट है। यानी अगर मैं देखूं दोस्तों तो जनरल साइंस में PCB आता है, उसमें से अपना B जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। और अपन आज P को स्टार्ट करेंगे और इसी वीक के अंदर या फिर अगले वीक के फर्स्ट डे 2 डेज के अंदर अपन इस P को भी कंप्लीट कर चुके होंगे। लास्ट में अपना C बचेगा, जिसको अपन आराम से भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अपने फरवरी से पहले अगर मैं बताऊं तो दोस्तों दिसंबर तक अपने जनरल साइंस का सिलेबस कंप्लीट होगा। दिसंबर 2022 तक अगर मैं अब एक दिन में नहीं 2 दिन में एक क्लास भी लगाऊं ना, 2 दिन में एक क्लास, तो भी मैं ये सिलेबस पूरा आपका दिसंबर 2022 से पहले करवा दूंगा और उससे पहले ही मैं आपको करवा दूंगा। ये तो दिसंबर 2022 तो लास्ट डेट है, मैं इससे पहले ही आपको ये सिलेबस करवा दूंगा। आप सभी लोगों को कहीं भी किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये था जनरल साइंस का सिलेबस, जिसमें से बायोलॉजी ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाकर के आराम से देख सकते हो। 24 क्लासेस में ये पूरा करवाया है। कितनी? 24 क्लासेस के अंदर हमने ये पूरा किया है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स का टॉपिक। कौन सा वाला? तो प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष और उसका निवारण, इसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, डिपर्सन ऑफ लाइट एंड टाइप्स ऑफ लेंसेज एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रकाश है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लाइट, तो नेचर ऑफ लाइट क्या है एंड स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन पढ़ेंगे। पहले प्रकाश को जानेंगे, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के ऊपर बढ़ेंगे। तो चलिए आज आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे सबसे पहले प्रकाश के बारे में, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रकाश, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं बोलूँगा, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट एवं चाल। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे नेचर ऑफ लाइट एंड स्पीड। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? नेचर ऑफ लाइट एंड स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा एक बाह्य भौतिक कारण, ऐसा एक बाहरी भौतिक कारण जिसकी वजह से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती है, उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। यानी एक्सटर्नल फिजिकल कोजेस बाय विच आर आइज कैन सी द एनी ऑब्जेक्ट, यानी हमारी आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाती है, वो एक एक्सटर्नल फिजिकल कॉज होता है, एक एक्सटर्नल फिजिकल कारण होता है, बाह्य भौतिक कारण होता है, उसकी वजह से। तो उसे ही हम कहते हैं प्रकाश, या हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को या किसी लोगों को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लिखेंगे प्रकाश के लिए सबसे पहले कि हमारी दृष्टि की
हमारी आँखों की अनुभूति हमारी आँखों की अनुभूति जिस बाह्य या बाहरी भौतिक कारण के द्वारा होती है। आँखों की जगह आप है ना बढ़िया वर्ड लिख लीजिए, दृष्टि लिख लीजिए, क्योंकि आँख तो एक साधन है लेकिन हमारी दृष्टि होती है, हम देख सकते हैं, उसको दृष्टि कहते हैं, तो दृष्टि लिखिए। तो हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारण के होती है उसे प्रकाश लाइट कहते हैं। ठीक है, तो अ एक्सटर्नल फिजिकल कॉज बाय विच आवर आइज कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज अ एनर्जी। ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा है, तो आप लिखेंगे इंग्लिश वाले लाइट इज अ एनर्जी। और आप लिखेंगे कि यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। तो आप लिख सकते हैं कि लाइट इज मूव या प्रोपेगेट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ही संचारित होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ही ये प्रोपेगेट होती है। नेक्स्ट आप लिखोगे प्रकाश यानी लाइट की दोहरी यानी डुअल नेचर, दोहरी प्रकृति होती है। ठीक है, प्रकाश की क्या होती है, दोहरी प्रकृति होती है, यानी डुअल नेचर होता है, जिसके अंदर इसका नेचर एज ए वेव भी होता है, यानी तरंग के रूप में भी होती है, और एज ए पार्टिकल भी आपके लाइट होती है, यानी लाइट यानी प्रकाश तरंग के रूप में भी होती है और कण के रूप में भी होती है, पार्टिकल। समझ में आ गई बात? तो आपको ये याद रखना है कि जिस बाह्य भौतिक कारण की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, हमारी हम दृष्टि को अनुभूति ले सकते हैं, हमें ये फील होता है कि हाँ हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, तो वो केवल किसकी वजह से है, प्रकाश की वजह से, या उस बाह्य भौतिक कारण को ही हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक एनर्जी होती है और ये एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही संचारित होती है। इसका नेचर दो प्रकार का होता है, डुअल नेचर की ये होती है, और डुअल नेचर में इसका पहला नेचर बताया गया है तरंग यानी वेव, और सेकंड है पार्टिकल के रूप में। ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में अपने को अभी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो पार्टिकल नेचर है उसके लिए प्रकाश का एक फोटोन सिद्धांत होता है जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, उसके द्वारा भी इसकी व्याख्या वगैरह की जाती है, लेकिन अपने उतना ज़्यादा नहीं समझना है। अब अपने नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रकाश की चाल। क्या लिखोगे? चाल। किसकी चाल? तो प्रकाश की चाल के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और प्रकाश की जो चाल होती है दोस्तों वो कितनी होती है? तो निर्वात के अंदर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किसमें? निर्वात में, यानी
एयर के अंदर, या आप देखो वैसे तो एयर के अंदर अलग चीज़ है और निर्वात अलग है। निर्वात का मतलब जहाँ हवा वगैरह कोई नहीं हो, लेकिन हवा में भी इतनी ही रहती है। तो ये आपको याद रखना है कि आपके चाल जो है प्रकाश की 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड निर्वात के अंदर, ठीक है। किसमें? निर्वात के अंदर इसकी इतनी होती है। और इसी को आप अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे ये भी लिख सकते हो 299 यानी 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये भी इसका आंसर हो सकता है। और हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए 1,86,310 किसमें होता है ये? तो ये होता है मील प्रति सेकेंड। समझ में आ गई बात? तो ये 3 यूनिट में आपको याद रखना है, मीटर प्रति सेकेंड में कितना होता है, मील प्रति सेकेंड में कितना होता है, और किलोमीटर प्रति सेकेंड में कितना होता है। समझ में आ गई बात? बाकी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग होगा, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, आपने केवल निर्वात का याद रखना है, ठीक है ना। और इसके बारे में जो सबसे पहले बताया था वो रोमर ने बताया था। ये जो चाल है इसके बारे में बताया किसने था? तो इसके बारे में बताया था रोमर नामक एक वैज्ञानिक था, उसने, ठीक है। इस रोमर नामक वैज्ञानिक ने क्या करा था कि जो आपका बृहस्पति ग्रह होता है उसके जो उपग्रह थे उनकी गति को देख करके, उनके मोशन को देख करके जो है पृथ्वी के वेग, प्रकाश के वेग के बारे में रोमर ने जानकारी दी थी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके साथ में एक चीज़ और याद रखेंगे कि प्रकाश को, जो प्रकाश है ना, लाइट है ना, इसको भाई आपको पता ही होगा लाइट का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? सूर्य। तो प्रकाश जो है वो सूर्य से पृथ्वी यानी अर्थ हमारे तक आने में औसतन 499 सेकेंड, जिसे आप अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 18 मिनट 19 सेकेंड। कितना आएगा? 18 मिनट 19 सेकेंड। एग्जाम्स में कई बार 8 मिनट ही दे रखा होता है, तब भी सही मानना है आपको। अगर 8 मिनट के आसपास कुछ भी आंसर हो तो उसी को आप सही मानोगे, ठीक है। तो 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो प्रकाश है उसको सूर्य से जब पृथ्वी तक आने में समय है वो कितना लगता है? 499 सेकेंड यानी 8 मिनट और 19 सेकेंड लगते हैं। इसके साथ में चूंकि हमें दोस्तों हमारे सिलेबस में दे रखा है प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ना, हम तो ये प्रकाश की केवल एक जानकारी ले रहे हैं। तो यहाँ फिर प्रकाश के परावर्तन का जब नियम दे रखा है तो वहाँ से आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो चंद्रमा है दोस्तों आपका मून, इस चंद्रमा से परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड क्या होती है, इसके बारे में अपन अभी आगे बात करेंगे। परावर्तित प्रकाश यानी रिफ्लेक्टेड लाइट, कहाँ से रिफ्लेक्टेड? मून से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उस लाइट को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड, कितनी? 1.28 सेकेंड का समय लगता है। समझ में आ गई बात? तो चंद्रमा जो है उससे लाइट टकराई, उस लाइट के टकराने के बाद में वापस उस लाइट को आना तो पड़ेगा। तो जो वो लाइट वापस आती है परावर्तित होकर के वहाँ से टकराने के बाद में, तो उसको पृथ्वी तक आने में मात्र 1.28 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, कितना?
1.28 सेकेंड का समय लगता है। तो ये किसके बारे में अपन ने जनरल जानकारी ली है, केवल सामान्य जानकारी जानी है, जनरल नॉलेज जाना है कि लाइट होती क्या है, प्रकाश क्या होता है। क्योंकि डायरेक्ट अभी मैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ाऊँ तो अच्छा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार प्रकाश को वापस समझ लेते हैं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जिसमें देखो अब ये जो चीज़ें पढ़ाई है इसमें ज़्यादा याद क्या रखना है, प्रकाश की डेफिनेशन नहीं, प्रकाश एक एनर्जी है ये याद रखो। ये किस फॉर्म में, कौन सी वेव के रूप में चलती है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। इसकी डबल नेचर होता है, लाइट जो है एक नेचर की नहीं है, डबल नेचर की है। इसे कोई कहता है वेव है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वेव से सॉल्व होती है और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो आपके कण यानी इसको पार्टिकल मानते हैं तब सॉल्व होती है, ठीक है। फिर अपने इसकी स्पीड है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में होती है, ये सबको पता है। लेकिन जब इसको किलोमीटर प्रति सेकेंड या मील प्रति सेकेंड में पूछा जाएगा तो अच्छे गलत करके आएंगे, इसलिए किलोमीटर प्रति सेकेंड में होती है 2,99,776 और मील प्रति सेकेंड में होती है 1,86,310। जो आपका प्रकाश है, जो आपकी लाइट है, उसको सूर्य से अर्थ तक आने में जो टाइम लगता है वो लगता है औसतन 499 सेकेंड, यानी 8 मिनट और 19 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित जो प्रकाश है, यानी चंद्रमा से टकराया प्रकाश, उसके बाद जो परावर्तित होकर के आने वाला रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, उसको पृथ्वी तक आने पर टाइम लगता है मात्र 1.28 सेकेंड का, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो अब आप अपने हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अपन जानने जा रहे हैं। यानी ये रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है, परावर्तन होता क्या है, पहले वो जानेंगे। तो परावर्तन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, आप लिखेंगे कि प्रकाश को या प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ, जब आपका प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ यानी स्मूथ सरफेस से टकराकर यानी कोलिजन करवा के वापस लौटने की घटना यानी फिनोमिना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? प्रकाश का किसी भी एक चिकनी पृष्ठ से, मान लीजिए ये यहाँ पर एक ये पृष्ठ है अपने पास में चिकना सा, ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए देखिएगा आप, ये ऐसा कोई एक अपने पास में क्या है पृष्ठ है। इस चिकने पृष्ठ से मान लीजिए इधर से कोई एक लाइट आ रही है, क्या आ रही है? लाइट आ रही है। तो ये ऐसे लाइट का टकराना, ये टकरा करके अब ये लाइट जो है वापस ऐसे निकल जाती है। तो ये जो टकराई और ये वापस से निकली, इसी फिनोमिना को, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि अ लाइट व्हेन कोलिज्ड या कोलिजन विद अ स्मूथ सरफेस एंड देन अगेन रिटर्न टू ऑन द सेम पाथ, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी किसी भी लाइट का किसी एक स्मूथ सरफेस पर टकरा करके वापस से लौटने का जो फिनोमिना है उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गई बात? अब अपन प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में जानेंगे। तो अब आप लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग परावर्तन के
नियम, परावर्तन के नियम में आप लिख सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बात? किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लॉज इसलिए लिखा है क्योंकि परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? परावर्तन के दो नियम है। कितने? दो, 2 रूल्स। ठीक है, तो अब फर्स्ट रूल के बारे में अपन जानेंगे पहले तो कि ये फर्स्ट रूल क्या कहता है। तो फर्स्ट रूल कहता है कि आपतन कोण, ये क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा, केवल अभी सुनिएगा। आपतन कोण इंग्लिश में आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका जो आपतन कोण है उसको दोस्तों आई से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, और रिफ्लेक्शन कोण को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो I इज इक्वल टू आर होता है। अभी मैं आगे एक डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन इसका जो दूसरा नियम है वो लिखने के बाद। दूसरा नियम क्या कहता है वो देखिए। दूसरा नियम कहता है कि आपके आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी जो आपका नॉर्मल अभी मैं बताऊंगा, और आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे एंड परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे एक ही समतल यानी एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी परपेंडिकुलर और आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही समतल के अंदर होते हैं। अब ये दोनों नियम आपके सामने मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये आखिर में नियम है क्या, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएंगे। ये नियम समझने के लिए तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब अपने सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं बड़ी सी। ये लो, इसके ऊपर मान लीजिए ये इधर से जो ये एक रे आएगी वो है इंसिडेंट रे। ठीक है, एक इधर है अपने पास में नॉर्मल, क्या है वाइट कलर में जो है ना ये है नॉर्मल, और ये एक रेड कलर में अपने जो है ये ऐसे रे बाहर जा रही है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ये है अपने पास में आई एंगल और ये है अपने पास में आर एंगल। क्या है? आर एंगल। ठीक है, ये है आपका जहाँ पर ये इधर से जो ये रे आ रही है ना, ये देखिए इसकी डायरेक्शन है ऐसे,
और ये ऐसे जा रही है, तो ये जो आने वाली रे है जहाँ पर टकराएगी उस बिंदु को अपन कहते हैं आपतन बिंदु, जिसे O से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। और ये है आई पॉइंट। तो ये जो आई है ना, ये जो बना आई, ये है कोण। इस कोण का नाम है आपके क्या, आपतन कोण। क्या नाम है, आपतन कोण। ठीक है, अब आपतन कोण इसलिए नाम है क्योंकि ये जो किरण आती है इसका नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम है, आपतित किरण। तो ये जो आपतित किरण है ये आकर के टकराई इस पॉइंट पर, जिसे हम कह रहे हैं आपतन बिंदु। और ये अपन ने एक अभिलंब खींचा है, ये क्या है, एक अभिलंब है। और ये अभिलंब किसके लिए है, तो ये जो अपन ने एक समतल बनाया है ना, इस समतल के ये क्या है, अभिलंब है। तो इस अभिलंब के और आपके आपतित किरण के मध्य में बने हुए कोण को कहते हैं आपतन कोण। समझ में आ गई बात, आपतन कोण कहते हैं। और इस अभिलंब और परावर्तित किरण, ये देखिए ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। भाई टकराने के बाद में जो जाने वाली किरण है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य में बने हुए कोण आर को अपन कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। समझ में आई बात। तो आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे कहा जाता है आपतन कोण, और जो अभिलंब के साथ में परावर्तित कोण जो है, परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। क्या आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तीनों एक ही प्लेन में। देखो ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित या आपका परावर्तित किरण। देखो भाई ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, 1 2 3, तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर है। ठीक है, तो यही तो था अपना दूसरा नियम। और पहला क्या था कि ये जो अपने पास में आपतन कोण है आई और ये जो अपना परावर्तन कोण है आर, ये दोनों क्या है, आई और आर बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। और आपको बता दूं कि ये आई और आर बराबर है तो यहाँ बनने वाला कोण थीटा अगर होगा तो यहाँ बनने वाला कोण भी थीटा ही होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि अगर ये पूरा 90 डिग्री है और ये आई और आर बराबर बराबर है तो 90 माइनस आर करूँ चाहे 90 माइनस आई करूँ, आना चाहिए बराबर, यानी ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण कंप्लीट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर होंगे, एक ही समतल में होने चाहिए। और आपतन कोण और परावर्तन कोण इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। आई कोण बराबर आर होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये था आपके पहला वाला टॉपिक कि प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है ये भी समझ में आ गया होगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। कितने नियम है, तो 2 नियम है। और प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकरा करके वापस लौटना, मतलब ये जो टकरा करके वापस लौटने की घटना है, इसी घटना को कहा जाता है क्या दोस्तों, आपके परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। परावर्तन के 2 नियम है जो समझा दिए बहुत अच्छे से। डायग्राम आपका ये बनेगा, आप अच्छे से कॉपी में बना सकते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा दोस्तों। और
आज अपन ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब आगे वाला जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है वो बहुत अच्छे से अपन अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि सर हमारे क्लास का टाइम बढ़ाइए, तो दोस्तों एक क्लास का टाइम बढ़ाऊंगा तो फिर दूसरी क्लास ले नहीं पाऊंगा। इससे बढ़िया है कि मैं सभी क्लासेस लूं और सभी क्लासेस 30 मिनट से लेकर 40 मिनट के मध्य की बनाऊं, ताकि मैं दिन की 4 से 5 क्लास जो लेने की सोचता हूं वो ले सकूं और आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का साथ के साथ आपको नॉलेज दे सकूं। अन्यथा फिर एक क्लास कोई रुकती है तो फिर बच्चों का मैसेज आता है सर आपने वो वाली क्लास क्यों नहीं ली। तो भाई मैं भी इंसान हूं, एक साथ इतनी सारी क्लासेस मैनेज नहीं हो पाती है, तो इसलिए सभी क्लासेस अपन अगर कंटिन्यू करना चाहें तो 30 या 35 मिनट की एक मैक्सिमम क्लास बनाई जा सकती है। तो इतनी ही बनाने की ट्राई करेंगे। बाकी आप लोग अपना उपाय ज़रूर दें, अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, ताकि हम आगे से आगे आप लोगों के लिए जो भी नई चीज़ें हैं उनको अपडेट कर सके। धन्यवाद, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।